सुंदर रॉय, इनका सवाल है कि आपके दृष्टि से इंडिया का बजट कैसे होना चाहिए। मैं जब ये सीरीज पूरी करूंगा, गांधी का हिंद स्वराज, गांधी को किस ढंग की अर्थव्यवस्था अपने देश में चाहिए थी, मुझे लगता है ये बात आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। आज के बजट के प्रावधान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज का बजट ही पूरी तरह से किसानों के शोषण के आधार पर खड़ा है। तो केवल बजट का यह सवाल नहीं है, अर्थव्यवस्था के चक्र ही उल्टे करने पड़ेंगे। सबसे पहले किसानों का शोषण नहीं होगा, उनके उपज का उचित दाम, जो नियम आप कारखाने के माल को लगाते हैं, औद्योगिक उत्पाद के लिए लगाते हो, वही नियम आपको खेती के उपज को लगाना पड़ेगा। उसको उचित दाम, जिसको उत्पादन मूल्य कहते हैं, वो देना पड़ेगा। एक बार आपने किसानों के उपज को उत्पादन मूल्य के अनुसार दाम देना अनिवार्य किया, तो आपकी पूरी यंत्रणा बदलेगी, आपका पूरा बजट अपने आप बदल जाएगा। फिर गांधी जी ने पहले से ही कहा था कि हमारा एजुकेशन के लिए इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन किस ढंग से सस्ते में अच्छे ढंग से हो सकता है, ये उन्होंने केवल कहा नहीं, वैसे प्रयोग भी किए हैं। हमारे देश में हम कुछ इंजीनियर और डॉक्टर्स पैदा करने के लिए करोड़ों बच्चों का जीवन उद्ध्वस्त करते हैं। यह हमारी आज की शिक्षण व्यवस्था है। क्या पूरा देश इंजीनियर डॉक्टर से चलता है? कितने प्रतिशत है इंजीनियर डॉक्टर्स? उसके लिए पूरा का पूरा उस ढंग का एजुकेशन आप पूरे बच्चों पर थोप देते हो और उनको जीवन से, उनको सही माने में बहुत बुरी तरीके से हारने के लिए विवश कर देते हो। पास ना पास, फेल और फेल्यूर। कोई बच्चा कैसे फेल्यूर हो सकता है? जिसके हाथ पांव ठीक ठाक है, वो काम कर सकता है, उसको आप एजुकेशन में से फेल्यूर कर देते हो। ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था है आपकी? ये गलत शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने काफी बातें बहुत ही एक्यूरेटली कही है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, पूरा बजट ही बदलेगा। ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्या होते हैं? ये पूरे देश को चलाते हैं। ये सबसे विद्वान लोग हमारे देश के होते हैं, जो देश का भला करते हैं। ठीक है, आज हमारे देश में जो भी अच्छा है उसमें उनका हाथ है, आईपीएस आईएएस अधिकारियों का हाथ है। लेकिन 70 सालों बाद भी 33% लोग, जबकि इतना हम अनाज उगाते हैं कि जो सड़ता है, अतिरिक्त है, हमें बाहर से लाना नहीं पड़ता है, इतनी बड़ी तादाद 130 करोड़ जनता होने के बावजूद, लेकिन 33% लोग इस देश में दरिद्रता की जो सीमा रेखा है उसके नीचे जीते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये किसका योगदान है? इसमें किसका हिस्सा है? हमारे देश के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का ही हिस्सा है ना। वही गवर्नमेंट चलाते हैं ना, यानी सिविल सर्विसेज के लोग, उसमें सभी आ गए कि उनके बगैर शासन कोई एक पार्टी का आदमी चलाता है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, शोषण करने के आधार पर खड़ा हुआ, शोषण करने के लिए जो मैकॉले ने शुरू किया था। ये सभी यंत्रणाएं हमको बदलनी होगी अगर सही माने में हम इस देश को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। तो 11वीं 12वीं का एजुकेशन इस ढंग का क्यों हो? कुछ चंद स्कूल का एजुकेशन इस ढंग का क्यों हो?
इंग्लिश विषय ये सबको कंपलसरी क्यों हो? 70 सालों में हम अपने भाषा को प्रबल नहीं बना पाए, चाइना बना पाया। आप कहोगे इसीलिए चाइना वेलिकन सिटी में कम होता है। तो वेलिकन सिटी में या वेलिकन वैली में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहां ज्यादा होते हैं, ये कोई बहुत अभिमान का विषय है या गुलामी का प्रतीक है? इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कौन से प्रगति की हम बात कर रहे हैं? प्रगति यानी क्या? 70% लोगों को गरीबी में झोंकना यानी प्रगति, जबकि जनसंख्या इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? तो हमें एजुकेशन से लेकर अर्थव्यवस्था तक सभी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। एजुकेशन ये किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत होती है। आप मुझे बताइए, जो डॉक्टर 2 करोड़ रुपए खर्च कर डॉक्टर बनेगा, तो इस देश के हमारी हेल्थ व्यवस्था का क्या करेगा? केवल दोहन करेगा, उसका शोषण करेगा। उसके पास जो भी आएगा बीमार आदमी, उसको वो काटने की मशीन समझेगा। 2 करोड़ रुपए खर्च कर जो डॉक्टर बनेगा, वो दूसरा क्या करेगा? किस दिशा में हम जा रहे हैं आज के जमाने में? और ये 2 करोड़ खर्च कर जो डॉक्टर बन रहा है, उसी को अनुकूल ऐसी पूरी शिक्षा पद्धति हमने अपने देश में अमल में लाई है। सबको उसमें झोंक दिया। 10वीं तक वही, 12वीं तक वही शिक्षा अभ्यासक्रम, ताकि जिसमें से इंजीनियर डॉक्टर बने। ये गलत शिक्षा प्रणाली, गलत अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचारी राज्य व्यवस्था, ये सब हमारे देश के आज के बुरे हिस्से हैं। उनको सुधारना होगा। केवल बजट में इधर उधर करने से ये होने वाली चीजें नहीं है। ये क्रांतिकारक चीजें हैं, ये बदलाव की चीजें हैं, तो ये समस्याएं सुलझेगी। नहीं तो इस देश के किसानों की समस्या सुलझेगी नहीं, और इस देश के किसानों की समस्या सुलझेगी नहीं, वो दिन ब दिन मरता रहेगा। तो कल जाकर अनाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जिस दिन इस देश में अनाज का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उस दिन पूरी दुनिया भारत को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि 130-150 करोड़ शायद तब तक हो जाएंगे। इतने बड़े लोगों को जिंदा रखने का सामर्थ्य दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो केवल हमारे देश के किसानों के पास हो सकता है। वो मरेंगे तो पूरा देश मरेगा। ठीक है, इसी को प्रगति कहते हैं। तो उस दिशा में चलिए, उसके परिणाम भुगतिए। मैं कोई भी निराशावादी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। तो हमको हमारा चक्र बदलना होगा। केवल बजट बदल कर होने वाला नहीं है। बेसिक चीजें हमें उसमें बदलाव करनी पड़ेगी। आज की जो हमारी सोच है, आज की प्रगति की हमारी सोच है, उसके बारे में हमको पुनर्विचार करना होगा। प्रगति किसे कहते हैं, प्रोग्रेस किसे कहते हैं, उसको डिफाइन करना होगा। और ये डिफाइन करने का काम ऑलरेडी बहुत अच्छे अर्थशास्त्रियों ने हमारे देश में किया है। वो भी हम एक दिन बहुत विस्तार से समझ लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।